ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। मेहमान प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को बताओ सौभाग्य के बाद दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए जाहिर की उत्सुकता। ग्रीस के प्रधानमंत्री आज पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। विदेश मंत्री ने की ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर्स पर सुरक्षा चाक चौबंद। हरियाणा की ओर जा रही भारी मशीनों को रोकेगी पंजाब पुलिस। हरियाणा में आज शाम तक और पंजाब में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। उज्जवल नजर आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना। वित्त मंत्रालय ने जनवरी माह की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नीदरलैंड्स के साथ होगा सामना। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की 2 दिनों की यात्रा पर हैं। उनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। किरियाकोस मित्सोटाकिस को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे पर वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। To be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our 2 countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our 2 economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. उधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि कई एम्बुलेंसेज भी इस जाम में फंसी हुई हैं। फोनलाइन पर मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल, इस वक्त क्या स्थिति है और कैसे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर अगर आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो?
बिल्कुल अजय, देखिए अगर जाम की बात की जाए तो करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जहां पर जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि खासतौर से 9 बजे के बाद से ही अगर देखा जाए तो एक ऑफिस टाइमिंग रहती है, तो लोगों को अपने ऑफिस भी जाना है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो गुड़गांव जाने वाले तमाम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटा जो लोग हैं वो यहाँ इस जाम में फंस रहे हैं। और जैसा हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि ना सिर्फ जो आम लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, बल्कि कई एम्बुलेंसेज हैं, लगभग हर 5 से 10 मिनट बाद जो एक एम्बुलेंस है वो इस जाम में जूझती हुई नजर आती है। हालांकि जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है किसी तरह उसको रास्ता दिया जाए, वो जल्दी यहाँ से निकाली जा सके। लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें, क्योंकि किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए, यहाँ पे ना सिर्फ फूल मंडी बल्कि एक सब्जी मंडी भी है और साथ ही साथ मुर्गा मछली मंडी भी है। उसके बावजूद यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि जो इस तरह का प्रदर्शन ये जो हो रहा है ये शायद किसान नहीं है। किसान लगातार मेहनत करते हैं, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। और यहाँ पे अब जो तस्वीर है वो यही है कि जो आम जनता है उसे जाम से दो चार होना पड़ रहा है। कई अगर देखा जाए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी जो कतार है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में प्रवेश के लिए। और कोशिश यहाँ सुरक्षा बल यही कर रहे हैं, क्योंकि चेक करके भी जो वाहन है उनको आगे भेजा जा रहा है। किस तरह का जो सुरक्षा इंतजाम की अगर बात की जाए वो पूरी तरीके से यहाँ चाक चौबंद है। और खासतौर से जो उपद्रव है वो कोई ऐसी स्थिति यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। अजय मुकुल, पंजाब और हरियाणा पर तो बॉर्डर की स्थिति में भी संवेदनशील बताया जा रहा है, लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या दिल्ली जाने वाले रास्ते से भी कुछ किसान वहां पर आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? अगर कुछ है तो फिर आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से अगर इस रास्ते की मैं बात करूं, जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पे खासतौर से जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था लगभग 13 महीने तक जो किसान है इसी जगह पर डटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसको भी माना था। लेकिन अब जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना था कि शायद जो लोग शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से न सिर्फ आधुनिक वाहनों की बात की जाए, जिस तरीके से मॉडिफाइड वाहन जो है वो वहां नजर आ रहे हैं, तो ऐसे जो किसान, भारत का जो किसान है बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है और कोशिश उसकी यही रहती है कि किस तरीके से वो अपने देश के विकास में योगदान दे सके। और जहां तक बात है आज के कार्यक्रम की, क्योंकि हमने देखा था लगातार सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो दिया गया था, 4 दौर की जो वार्ता है वो हमने देखी, लेकिन अब जो यहाँ हम कह सकते हैं जो अपने आप को किसानों का नेता मान रहे हैं कुछ एक संगठन, खासतौर से पंजाब और हरियाणा की भागीदारी उसमें नजर नहीं आती, लेकिन खासतौर से जो पंजाब के कुछ एक किसान संगठन है, लगता है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहीं से एक आवाज है जो आ रही है प्रदर्शन की। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, ये ऐसे राज्य जहां किसानों की कोई कमी नहीं है, यहाँ किसान जो है वो काफी संख्या में, लेकिन वहां से किसी भी तरह की कोई इस तरह की ना तो कोई खबर सामने निकल कर आ रही है और ना ही यहाँ के जो किसान है वो इन प्रदर्शनकारियों से कोई इत्तेफाक रखते हैं। मुकुल जी, क्या कुछ किसान संगठनों के साथ भी आपकी बातचीत हुई है कि उनको दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सरकार बातचीत करने के लिए पंजाब, हरियाणा या जहां भी वो चाहते हैं, सरकार के 3 मंत्री जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी पिछली बातचीत में शामिल थे, तो जब सरकार स्वयं इनसे बात कर रही है तो वो दिल्ली कूच करने की जिद पर क्यों अड़े हैं? आपकी किसी से बात हुई? जी देखिए, आज की अगर बात की जाए, आज किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है तो कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए एक राजनीतिक एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जिस तरह का स्वाद शायद राजनीतिक दल रखते हैं जो विपक्ष में है, उसी की तर्ज पर इस तरह के इस आंदोलन को अब हवा देने की बात जो है वो कही जा रही है। और खासतौर से लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल दहलीज पर हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का प्रदर्शन करना जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि ये जो प्रदर्शन है जिसको आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है? चलिए, अपनी गाड़ियों से तो आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्या सार्वजनिक परिवहन है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, रेलवेज की जो व्यवस्था है उसमें क्या भी कुछ व्यवधान आ रहा है या रेल यातायात सामान्य है? देखिए, रेल यातायात अभी सुचारू रूप से चल रहा है, वहाँ किसी तरह की बाधा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं, हरियाणा रोडवेज की बसें हैं,
या किसी की बसें हैं, उन्हें जरूर यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उसी सड़क मार्ग के जरिए उन्हें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, लेकिन जाम चूंकि काफी है और उसी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कई यात्री जो बस में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना था समय रहते, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और ये जाम लग क्यों रहा है मुकुल? क्या कुछ किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर पे हैं? जाम क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ सामान्यतः तो इतनी सारी गाड़ियां रोज आती हैं, दिल्ली में आने में कोई परेशानी नहीं तरीके से दिल्ली के और जो बॉर्डर्स हैं उन पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं नाकेबंदी की गई है, जिससे किसी भी तरह का जो विपरीत परिस्थिति है वो ना आ जाए, जो हैं वो यहाँ ना पहुंचे। और इसी वजह से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हैं। और यहाँ जो लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पर आगे बढ़ रहे हैं, उनका मानना यही है कि अगर ये जो किसान इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसको वो वापस लें तभी अच्छा होगा, वरना इस तरह की परेशानी से उनको रोज का सामना करना पड़ेगा। और लगभग इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी लोगों ने इसी तरह की स्थिति देखी थी, जो कि करीब 13 महीने तक इस तरह की परेशानियों से आम जनता को जूझना पड़ा था। मुकुल, क्या नाकेबंदी के दौरान पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि कुछ किसान अपने निजी वाहनों में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इस वजह से ये जाम लग रहा है, या फिर किसानों का जत्था जैसे पंजाब हरियाणा से कूच कर रहा है, वैसी स्थिति यूपी बॉर्डर पर है? जी नहीं, देखिए इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। किसान जो है, किसानों को कोई जत्था नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि राजधानी दिल्ली है जी। और उसी के तहत कोशिश यही की जा रही है कि सुचारू रूप से चलाया जाए। थोड़ी थोड़ी देर में जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है, जो प्राइवेट नंबर्स की गाड़ियां उनको भी दिखाया जा रहा है। बिल्कुल एहतियातन जो जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए मुकुल जी। हमारे साथ ओपी यादव सिंधु बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। ओपी यादव, धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। स्थिति क्या है आपके जरिए हम समझना चाहते हैं, क्या तनावपूर्ण स्थिति है? बहुत सारी नकारात्मक खबरें आ रही हैं। जी, सरकार से इनकी बीते कुछ दिन से लगातार सतत संवाद चल रहा था। चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ किसान संगठनों की लगातार बैठक हो रही थी, लेकिन जब भी बैठक की चर्चा टेबल पर आती थी उसके बाद ये किसान मुकर जाते थे। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये टेबल पर बैठकर वार्ता तो करना चाहते, लेकिन इसका हल निकालने की मूड में नहीं है। और यही वजह है कि ये लगातार वार्ता होने के बाद सरकार ने इनकी अधिकांश मांगों को मान भी दिया, लेकिन ये कहीं न कहीं पेच ऐसे अटका देते था कि ये वार्ता निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। और उसके बाद इन किसानों ने कूच किया दिल्ली की तरफ। तो ये अभी हम लोग जो संगू बॉर्डर है, अंबाला और अमृतसर कैंट के पास में यहाँ पहुंचे हुए। यहाँ किसान संगठन दिल्ली की तरफ आने की कोशिश करे, हालांकि पुलिस की चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई है। टोल प्लाजा पर भी किसानों ने कई लोगों के साथ बदतमीजी की और जो टोल चलाने वाले कर्मचारी उनके साथ भी पैसा नहीं लेने और टोल के जो कर्मचारी है उनको टोल टैक्स नहीं वसूलने के लिए प्रेशर किया। हालांकि पुलिस की भी यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और सरकार से वहां पर सीधा बात करेंगे। लेकिन कुछ किसान संगठनों से और कुछ जो नेता है उनसे, और इसके अलावा जो इनका मुख्य नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल, उससे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि सरकार हमसे बात कर रही है, लेकिन हम पूरी मांगे मनवाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। लेकिन जब हमने उससे सवाल किया कि आपकी अधिकांश मांगों पर सरकार ने सहमति जताती है और बहुत सारी आपकी ऐसी मांगे जो जायज नहीं है और प्रासंगिक नहीं है, तो उन पर आप क्यों इतने अड़े हुए? तो उनका कहना था कि हमारा एक संगठन है, हम अकेले व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकते, हमारे साथ और भी लोग। तो इससे जाहिर तौर पर पता चलता कि पीछे कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी ताकतें हैं जो राजनीतिक तौर पर इन लोगों को प्रोत्साहन कर रही है कि ये आंदोलन खत्म न हो और चुनावी फायदा ये लोकसभा चुनाव के नजदीक देखकर ये इसको आगे बढ़ाने तो भी ये बताइए कि किसानों की तरफ से अंतिम फैसला लेगा कौन? आपने एक व्यक्ति का जिक्र किया, अगर वो कह रहे हैं कि केवल वो एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किसानों की तरफ से कौन लेगा फैसला? क्या कोई समूह है जिसके साथ सरकार की बातचीत होगी? एक साझा प्रयास किया जाएगा, साझा समाधान निकलेगा? बातचीत किससे होगी? जी, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कई सारे ऐसे नए संगठन बन गए थे जो छोटे छोटे ग्रुप के, छोटे छोटे जिला स्तर के संगठन थे। तो इस बार इस आंदोलन में ये चीज भी देखने को मिल रही है कि हर जिला, हर संभाग के स्तर पे किसानों ने अपने अपने संगठन बना रखे। तो इन संगठनों में बहुत सारे लोगों की आवाज है कि सरकार के साथ हमें तालमेल बेहतर तरीके से करना चाहिए। जब सरकार हमारी तरफ इतना संवेदनशीलता रख के बात करी तो हम क्यों नहीं इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि कम से कम जो मिल रहा है सरकार से उसको तो ले और आगे बढ़े। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अन्य क्रांतिकारी संगठनों से संबंध है, वो इसको टेबल पर नहीं आने देते। कितने किसान संगठन हैं जो इसका हिस्सा है ओपी? हम ये समझना चाह रहे हैं, कितने किसान संगठन है, कोई संख्या है उनकी? जी, इसमें तकरीबन 50 संगठन ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर पे छोटे छोटे बैनर लेके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा और पंजाब के ही मुख्य किसान हैं। लेकिन इनमें जो 50 है, इनमें मुख्य तकरीबन 12 से 13 संगठन ऐसे हैं जो प्रभावशाली, और बाकी संगठन छोटे छोटे समूह में अपने अपने जिला और संभाग स्तर के संगठन है जिनकी अपनी निजी राजनीति होती है और इनके तो ये संगठन जो फसलें उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओपी, ये संगठन फिर सुन किसकी रहे हैं?
कोई तो ऐसा सेंट्रल व्यक्ति होगा, केंद्रीय व्यक्ति होगा, जिसको जो कम से कम आश्वासन देगा या उनको ये उनको संकेत देगा कि भाई अब हम लोग कूच करने वाले हैं। ये लोग किसी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों का एक समूह होगा जिसको सुनेंगे ना, जिसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, या फिर 50 लोग एक साथ अलग अलग मांगों को लेकर के आ जाएंगे? जी नहीं, इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है संयुक्त किसान संगठन के नाम से, जिसमें सभी जुड़े हुए हैं और ग्रुप में दिन भर ये चर्चा करते हैं और इनके जो मुख्य मुख्य नेता है आपस में ही बातचीत करते हैं। उसके बाद ये निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इनकी अभी आमराय आपस में भी नहीं बन पा रही है और इसकी मुख्य वजह यह है कि जो सही मुद्दे उन पर सरकार इनके साथ है, लेकिन बहुत सारे लोग उन मुद्दों को हल नहीं करने देना चाहते। जो मध्यम वर्गीय और छोटे दर्जे के जो किसान है वो कहते हैं कि सरकार ने हमारी मांगे मान रखी है और इन चीजों की सहमति बन रही है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि वार्ता को विफल करना चाहिए। तो इस वजह आप कह रहे हैं कि साझे मुद्दे लोगों पर मुद्दों को लेकर के ही सहमति नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह कि जो डीजीपी साहब ने कहा कि आप जो बड़ी मशीनें लेकर के या फिर जो जेसीबीज लेकर के आ रहे हैं वो तो कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है, उसको एक तरह से सीज करने की भी बात, जो आदेश जारी कर दिए गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं किसान संगठन की जो मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं, जेसीबीज हैं, जिनको लेकर के प्रदर्शन करने का कोई खास मतलब बनता नहीं है, वो उसके पीछे की वो क्या वजह बता रहे हैं? जी, मेरी कुछ जो छोटे और मझोले स्तर के लघु किसान संगठन है उसके प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता, उनसे मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जेसीबी और ये मॉडिफाइड मशीनें मंगवाई गई, उससे हम लोगों में आपस में कोई सहमति बनी नहीं है। उच्च स्तर के जो हमारे नेता हैं जिनको कहीं से बैकअप सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने अपने स्तर पे एक मैकेनिज्म के तौर पर इन चीजों को हायर किया और मंगवाया, जबकि हमारी चर्चा में इस तरह की कोई बात थी नहीं। लेकिन इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो ज्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स करने वाले जो बड़े नेता है, उन्होंने अपने स्तर पे बहुत सारी चीजें मैनेज कर रखी है और केवल भीड़ बढ़ाने के जो छोटे स्तर के लघु स्तर के जो किसान संगठन है इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ रखे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पे स्थिति क्या है? ये बताइए, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या कूच कर रहे हैं, पुलिस उनको पड़ रही है? क्या थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है जिसपे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जी, ये अमृतसर की जो एक रास्ता है और एक चंडीगढ़ वाला रास्ता है, दोनों तरफ से किसान संगठन यहाँ आ रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरी इन लोगों से बात हुई, उन्होंने अपने अपने संगठनों के जरिए जो इनके ग्रुप बने हुए हैं, जो दूसरे सराउंडिंग जो बॉर्डर एरिया पे जो लोग रह रहे हैं, उनको कूच करने के लिए आपस में सहमति बनाकर आगे बढ़ने की बात कही है। तो इनमें तकरीबन 500-600 ऐसे किसान हैं टोटल जो इधर आने के लिए कूच कर रहे हैं। बहुत सारे किसान अपने वाहनों से भी आ रहे हैं और कुछ पैदल मार्च कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आ रहे हैं, कुछ किसान संगठन इनको आगे रास्ते में मिलेंगे। तो इनका मुख्य मकसद है दिल्ली की तरफ जाना। लेकिन जिस तरह मुझे लग रहा है, ये किसान संगठन, पिछले जो किसान संगठन थे और पिछले जो क्रांतिकारी इनका आंदोलन था, उसकी तुलना में ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। सिर्फ एक मार्च पास्ट या सांकेतिक, इनको ऐसा लगता है कहीं पीछे से बैकअप सपोर्ट है, तो उसको निभाने के लिए, अपना वादा निभाने या उसकी बातों को रखने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ना इनमें इतनी उग्रता है और ना इस तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी इनकी लगती है कि जिससे ये किसी मामले को हल करने की ओर निकले हुए। सिर्फ इनके जो मुखिया उनके निर्देशों के अनुसार ये चल रहे हैं और कभी टोल प्लाजा वाले से इनकी बदतमीजी हो रही है, जो आने जाने वाले वाहन है, ओम प्रकाश, उनसे भी इनका मिसबिहेव हो रहा। ओम प्रकाश, चूंकि आप वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत करीब से देखते हैं, मुझे ये समझाइए कि ये जो मांग कर रहे हैं किसान संगठन, कौन सी बड़ी मांगे हैं जिन पर सरकार सहमत हो चुकी है और कहां पर बात अटकी हुई है? जी, इन किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी एमएसपी को लेकर। तो सरकार ने इनको साफ तौर पर कहा था, जो प्रमुख फसलें पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है उनकी आप खेती करें, उनकी एमएसपी के दर पे सरकार नेफेड या एनसीसीएफ के जरिए लगातार अगले 5 साल तक के लिए एक अनुबंध के हिसाब से बातचीत करेगी और इनको खरीद करेगी। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन किसान संगठनों में जितनी फसलें, उन सभी की एमएसपी लागू करने की डिमांड की है, जो व्यावहारिक तौर पर सक्षम नहीं है, मतलब सफल नहीं मानी जा सकती और न उपयुक्त है ये। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ऐसे मांगे की है कि जो पिछले बार जो आंदोलन हुआ उसमें जो किसान शहीद हो गए उनको नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दी जाए। इसके अलावा बहुत सारी और भी इनकी मांगे हैं, जिनमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत सरकार जो व्यापारिक समझौते करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भी अपनी मनमानी मांगे मंगवाने के लिए सरकार पर प्रेशर डाले। इस तरह तकरीबन इनकी 12-13 ऐसी मांगे हैं जो न केवल नाजायज है, बल्कि इनमें अधिकांश मांगों का किसानों से कोई सीधा सरोकार नहीं है। तो इस वजह से सरकार ने इन मांगों पर इनको पुनर्विचार करने और एक सही ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा कि जिसमें किसानों का हित भी और देश के हित में ये चीजें हो। तो बहुत सारी ऐसे जो इनकी मांगे रखी गई है, ये गैर जायज है और इसी वजह से इस वार्ता के टेबल पर जब ये आते हैं तो ये प्रखर रूप से अपनी बात नहीं रख पाते और सरकार के सामने जब ये मुद्दा आता है तो बिल्कुल गैर व्यावहारिक लगता है। ओम प्रकाश, ये हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो दिल्ली से अंबाला, अमृतसर या फिर अपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाना चाहता है, वो किस रास्ते से जा रहा है? उसके लिए क्या सुविधाएं हैं या उनको एकदम बिल्कुल ठप हो चुका है दिल्ली से बाहर निकलना पंजाब हरियाणा की तरफ?
जी, जब से अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो दिल्ली में जो यह सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन किसी आमजन को और आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने रूट डाइवर्ट कर रखा है। जो आउटर एरिया, जो ग्रामीण इलाका है सिंघू बॉर्डर का, उधर से होकर ये लोग चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में जहां पर भी ऐसी संभावना है या ऐसे किसान संगठनों की उग्रता की आशंका है, वहां पे सरकार ने इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की है। लेकिन जब हम जाते हैं अम्बाला की तरफ, अम्बाला कैंट की तरफ, अमृतसर के रास्ते पे ये किसानों का आंदोलन का ज्यादा भीड़ और इनकी तादाद ज्यादा दिख रही है। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी तरफ एक रास्ता चंडीगढ़ जाता है, वहां पर भी चंडीगढ़ पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहां आने जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर ये जो अम्बाला कैंट के आगे सिंघू बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं। लेकिन जो आने वाले जाने वाले लोग हैं, वो तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता डाइवर्ट करके अपने रास्ते पर, जिसको अमृतसर जाना अमृतसर जा रहा है। मैं ओपी आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अर्जुन मुंडा साहब ने एक्स पर लिखा है, फिर से एक बार न्योता दिया है। पहली खबर यह है कि सरकार चौथे दौर के बाद अब पांचवें दौर के सभी मुद्दे, जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय और एफआईआर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं के साथ चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना है। ये 8 मिनट पहले का एक्स पर दिया गया संदेश। एक बार फिर से किसान आंदोलन में जो शामिल लोग हैं उनको निमंत्रित किया गया है पांचवें दौर की वार्ता के लिए। ओपी यादव हमारे साथ बने हुए हैं और मुकुल शर्मा बने हुए हैं हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश बॉर्डर से। अब ओपी, आप हमें यह समझाने का प्रयास कीजिए कि पांचवें दौर की वार्ता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया। अब बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? जी, बातचीत के लिए सरकार ने इनको कहा था कि धान, गेहूं के अलावा 5 अन्य जो फसलें, उनकी एमएसपी का जो आपका प्रस्ताव, उस पर हम पूरी तरह सहमत है। इसके अलावा सहकारी समितियां जो है सरकार कोऑपरेटिव के जरिए जो काम कर रही है, उसमें कपास, मक्का, अरहर, उड़द और मसूर को खरीदने के लिए पूरी बाध्यता है और एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए इसमें खरीदेगी। इसके अलावा जो एनसीसीएफ, नेफेड और सीसीआई के 5 साल का जो अनुबंध है, उसमें भी किसानों की मांगों के अनुसार लचीलापन रखते हुए सरकार रुख करेगी। लेकिन इन सभी बातों के विपरीत उन्होंने कहा कि हमें 23 फसलों को कवर करने वाले के एमएसपी का फार्मूला चाहिए। इसके अलावा 5 फसलों में 5 साल का जो अनुबंध है, वो हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। बाकी सरकार जो फसलें पैदा होने वाले जो अन्य किसान है, छोटे मजदूर, उनकी तरफ भी ध्यान रखे। तो इनकी जो कई सारी ऐसी मांगे जो गैर जायज है, लेकिन फिर से कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से एक लचीलापन दिखाते हुए इनकी जो मांगे थी उनको फिर से ऐड किया है। तो उम्मीद की जाती है कि सरकार जितना सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए रख रही है, इनको भी अपना झुकाव करना चाहिए कि सरकार के साथ साथ हम संवाद करें। जो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो भी किसानों के वर्गों से, किसानों के परिवारों के लोग आते जाते रहते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सरकार बहुत सारी चीजों को लेकर सॉफ्ट होती जा रही है, उसके बाद इन किसानों को भी नजरिया अपना बदलने की जरूरत है। लेकिन ओम प्रकाश, ये तो 5 मुद्दे हैं जिन पर, और सभी मुद्दे ये कह रहे हैं कृषि मंत्री, और एक सबसे जिम्मेदार माने जाते हैं किसानों के मुद्दों पर कृषि कल्याण के मंत्रालय की जो मुखिया हैं अर्जुन मुंडा साहब। किसानों की कितनी मांगे हैं जिनको रखा जाना है सरकार के सामने? ये तो कह रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का मुद्दा, एफआईआर, एमएसपी, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान अपनी तरफ से कितनी मांगे रख रहे हैं? किसानों की कई सारी मांगे, जिनमें प्रमुख मांगे एमएसपी, जो एमएस स्वामीनाथन का जो एमएसपी को लेकर सरकार को सुझाव दिया था, ठीक है, सरकार ने अधिकांश चीजें मांग ली। उनमें बहुत सारी चीजें थी जिनमें भी सरकार ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, लेकिन इनकी जो कुछ चीजें हैं जिन पर इनको आंशिक सहमति बनाने की जरूरत है, वो सरकार की तरफ से इनको बताया गया कि आप जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उसमें लचीलापन रखा जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारी जो फसलों के जो नुकसान हो जाते हैं क्रॉप सोइंग के दौरान, उसके बाद उसकी गारंटी को भी सरकार ने ऑलरेडी लागू कर रखा, लेकिन उसमें भी और बढ़ावा देने की जरूरत थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें मनरेगा में ज्यादा मजदूरी चाहिए, जो काम के दिन ज्यादा चाहिए, तो उसमें भी सरकार ने कहा कि कमेटी तय की जाएगी और वो कमेटी गठन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कितने दिन इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें 2000 रुपए मिलते हैं साल के 6000, तो इसको डबल करने की इन्होंने मांग रखी है। इसके अलावा इन्होंने 10,000 रुपए पेंशन की मांग रखी। तो बहुत सारी चीजों पे सरकार ने इनको कहा कि कमेटी बना के निर्णय लिया जाता है, एकदम से कोई निर्णय होता नहीं है। आपकी मांगों को हम ठुकरा नहीं रहे, आपकी मांगों के अनुसार एक कमेटी के निर्णय के बाद हम उसको घोषित करेंगे और उसमें आपके भी लोग होंगे और सरकार के भी लोग होंगे। तो सारी बातें सहमति के जरिए होगी, लेकिन किसान संगठन इस बात पर तत्काल निर्णय लेना चाह रहे हैं और यही वजह की जो पेट फंसा हुआ वो तत्काल निर्णय नहीं होने की वजह से फंसा हुआ है।
तो आप व्यावहारिक तौर पर अगर देखेंगे तो सरकार में कोई भी निर्णय होता है उसमें कई तरह की वार्ताएं होती, कई कमेटियां होती, विशेषज्ञ होते हैं, उसमें सरकार के और किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं और उसके बाद एक निर्णय ठोस लिया जाता है जिसका दूरगामी परिणाम निकले। और यही वजह कि सरकार ने जो कहा है उसमें किसान थोड़ा डिले कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई इसमें कोई लचीलापन होने के बाद कोई रुकावट नहीं होनी। ओपी, अब अंतिम सवाल आपसे इस बुलेटिन में मैं ये समझना चाहता हूं, पहली बात को एमएसपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आंकड़ा कहता है कि देश में केवल 6% किसान हैं जिनको देश की वर्तमान एमएसपी व्यवस्था का फायदा मिलता है, बाकी 94% को नहीं मिलता है। उसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए कि जो किसान हमें दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, किसी के पास 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं जिन पर बैठ करके वो लद करके आए हैं, 10, 12, 15 लोग एक गाड़ी पे। शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो एमएसपी का मुद्दा है, कहीं आपको बिल्कुल हवाई मुद्दा तो नहीं नजर आ रहा हो, ये देखते हुए कि ये कहीं से किसान नजर नहीं आ रहे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसान एमएसपी के मुद्दे को सिर्फ इस मुद्दे की आड़ में अपनी जो मांगे हैं उनको मंगवाना चाह रहे हैं। उनका समर्थन मूल्य की गारंटी देने पर सरकार ने उसको पहले ही यस कर दिया है कि जो प्रमुख फसलें आपकी 4-5 है उस पर हम आपके साथ हैं। इसके अलावा जो मुकदमे वापस लिए जाए उस पर भी सरकार ने आंतरिक सहमति जता दी है। इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी के मामले में दोषियों को सजा दी जाए उस पर किसानों ने सरकार से मांग रखी। सरकार ने कहा इस पर कानूनी तौर पर प्रक्रिया जारी है और न्यायालय अपने तरीके से निर्णय लेगा और सरकार अपनी तरफ से उसके निर्णय के बाद फॉलो अप करेगी। तो इसमें सरकार का कोई ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि जो प्रक्रिया विचाराधीन है उसमें सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। इसके अलावा किसानों ने प्रदूषण के लिए कानून बनाने के मामले से किसानों को अलग रखा जाए, उस पर भी सरकार ने कहा कि एक जनमानस से जुड़ा मुद्दा, उसमें संवेदनशीलता हम रखेंगे, लेकिन एक तरफा निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर व्यक्ति इससे परेशान है। इसके अलावा किसानों ने कर्जा माफ करने के लिए भी सरकार पे दबाव बनाया, तो सरकार ने कहा कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कर्जा लेते हैं। और जो बड़े जो किसान, आपने जैसा जिक्र किया कि ऑडी, मर्सिडीज और इस तरह की गाड़ियां लेकर आ रही है, किसान संगठनों की सिर्फ मुखिया है, खेती इनके नहीं है, इनके फार्म हाउस हो सकते हैं। इनके अधिकांश बच्चे विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहते हैं। और जो पहले खबरें आ रही थी कि इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, तो राष्ट्र स्वाभिमान अपना एक अलग तरह का इन्होंने बना रखा है जो देश के खिलाफ चल रहा है। और यही वजह कि ये लोग पॉलिटिकली मॉडिफाइड व्यक्ति और दूसरे राजनीतिक दलों के एजेंडे के आधार पर काम करते हैं। इन्होंने विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो भारत सरकार ने लागू किया उसको रद्द करने की मांग की थी। इसके अलावा किसानों को खेती और मजदूरों को पेंशन देने की बात की थी। तो ये बिखरे हुए जो सेक्टर है जिसमें छोटे मझोले किसान है उनका कहीं काउंटिंग नहीं है। और ये पेंशन ये वही लोग लेने के हकदार बन जाते हैं जो नेतागिरी करते हैं और खेती नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं जो इनकी मांगे हैं वो केवल उनके सीमित वर्ग के लिए, न कि छोटे और मझोले किसानों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओपी यादव, आपकी बड़े वर्ग के लिए ये मांगे नहीं है। ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो कुछ मांगे हैं जिन पर सरकार फैसला भी लेती है और उसके बाद अभी भी राजनीति जारी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस बुलेटिन में शामिल होने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के ऊपर उस पार खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बुलेटिन में। और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर के पंजाब के किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। आंदोलनकारी किसानों ने सीमा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और अपने ट्रैक्टर्स, जेसीबी मशीनें और दूसरे वाहन लगा दिए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की है और पुल के नीचे के इलाकों पर भी पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनुज, क्या स्थिति है? सबसे पहले शुरुआत यहीं से की जाए। देखिए अजय, एक बार फिर से आमंत्रित किया है किसान संगठनों को। कृषि मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, उन्होंने अभी एक बयान दिया है और उसके माध्यम से कहा है, किसानों से अपील की है कि आप शांति बनाए रखिए और आपकी जो एमएसपी की मांग है, एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसको लेकर मांग थी, जितनी भी उनकी मांगे हैं सरकार एक बार फिर से उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि चौथे दौर की वार्ता में जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ दिया था वो दिया था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का।
और उन्हें इस बात को कहा था कि 5 साल तक की गारंटी सरकार देगी अगर वो गेहूं और धान के अलावा अगर वो कपास और मक्के की खेती करते हैं या दलहन की खेती करते हैं। ये एक बड़ा प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने उसको नामंजूर कर दिया था। हालांकि किसान नेताओं ने खुद इस बात को कहा था कि पंजाब की जो जमीन है, खेती की जमीन, वो लगातार बंजर होती जा रही है। ऐसे में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पानी की बचत हो सकती है, बंजर होने से जमीन को बचाया जा सकता है। लेकिन किसान संगठनों में एक राय नहीं थी, इसलिए उस मांग को नामंजूर कर दिया। अब एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी किसान संगठनों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और एक बार फिर वार्ता के मंच पे आए। सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अजय, तो वार्ता कहाँ होगी? क्या किसान जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ जब आ रहे हैं तो दिल्ली में वार्ता होगी, या पिछली बार की तरह जैसे मंत्री लोग गए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल थे चौथे दौर की वार्ता में, तो कहाँ पर बातचीत हो सकती है? कुछ बात हो पाई आपकी? और किसान नेता क्या कह रहे हैं? देखिए अजय, इस मामले को लेकर पहले भी सारी बातें किसान संगठनों के ऊपर छोड़ दी गई थी। किसान संगठन जहां चाहेंगे वहीं वार्ता होगी, और पहले भी किसान संगठनों ने ही इस बात को कहा था कि वो चंडीगढ़ में बातचीत करना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार, हम बात करें तो केंद्र सरकार के 3 मंत्री खुद किसान संगठनों ने जहां जगह बताई थी चंडीगढ़, वहीं सरकार उनके पास, उनके द्वार गई थी बातचीत करने के लिए, क्योंकि सरकार हमेशा इन समस्याओं का समाधान निकालना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठन लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की बार बार अजय यही अपील रही है कि बातचीत ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से आमंत्रित किया है किसान संगठनों को। अब से कुछ देर बाद किसान संगठनों की किस तरीके से इस पर राय सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर किसान संगठन चाहेंगे कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर जहां वो कहेंगे सरकार वहां बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन अनुज, सबसे पहले सवाल के जवाब में आपने ही कहा कि किसानों के बीच में आम राय है ही नहीं। अब अगर 50 से ज्यादा संगठन, जैसा कि ओपी बता रहे थे यादव, कि 50 से ज्यादा संगठन है जिसमें जिला स्तर के कई छोटे छोटे संगठन है अपने झंडे लेकर के आ चुके हैं, ऐसे में किसानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? केवल एक नाम अभी तक आया है सामने। क्या कुछ लोग हैं जो एक समूह बना करके किसानों की तरफ से फैसला लेंगे? मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है अजय। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब कृषि के नए कानूनों को लेकर जब धरना प्रदर्शन किया गया था और तब भी बातचीत जारी थी, तब भी हमने देखा था कि किसान संगठनों में एक राय नहीं थी। और उसके बाद तो जो किसान संयुक्त मोर्चा था वो अलग अलग धड़ों में बट गया था। हमने इस बार देखा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र के किसान हैं, वो इस बार इस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? सबसे बड़ी बात यही है, क्यों शामिल नहीं है? एक वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए, शामिल क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैं किसान नेता नरेश टिकैत की बात करूं, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, या राकेश टिकैत की बात करूं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग मांगे हैं। एमएसपी का मतलब हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, और सबसे ज्यादा गेहूं अगर कहीं बिकता है या उसकी खरीदारी होती है तो वो सरकार करती है, एमएसपी पर खरीदारी करती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश बाकी जो किसान हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद उनकी हो रही है। गन्ने का रेट हम जानते हैं कि एफआरपी को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। आज 350 रुपए प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। ऐसे में एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद सरकार कर रही है, और ये तो आंकड़े हैं। पंजाब और हरियाणा की सबसे ज्यादा खरीद गेहूं और धान की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन करना, फिर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, उनकी जमीनें बंजर होती जा रही हैं। सिर्फ एक ही खेती को लगातार करने के द्वारा सरकार उसका ऑप्शन देना चाहती है। सरकार गारंटी दे रही है कि 5 साल नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी दालों को, उनकी जो कपास की खेती होगी उसकी खरीद एमएसपी पर की जाएगी। लेकिन जिस बात को आप कह रहे थे शुरुआत में, वही बटे हुए हैं। जिस बात की आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि कृषि मंत्री ने एक बार फिर से 5वें दौर की बातचीत करने के लिए बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमें शांति बनाए रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी अपील यही कि सबसे पहले शांति बनाए रखने की जरूरत है। अगर किसी भी समस्या का समाधान निकालना है तो शांति से बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए अनुज, आपको वापस आएंगे। लेकिन इस बार हम बताना चाहते हैं, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, उन्होंने एक्स पर जानकारी दी है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार सहमत है, तैयार है, स्वागत करती है, आमंत्रित करती है। एमएसपी की मांग हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की मांग हो,
पराली या फिर एफआईआर, चारों मुद्दों समेत सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार। एक बड़ा बयान केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले आया एक्स पर, और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किसी भी जगह जहां पर किसान संगठन कहते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अनुज, लेकिन जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि न तो किसानों के भीतर सहमति है, और मैं ओपी से जो सवाल कर रहा था वही आपसे भी सवाल कि एमएसपी का फायदा तो केवल 6% किसानों को मिलता है, 94% लोग इसके दायरे से बाहर हैं। बड़े बड़े किसान आ रहे हैं जिनके पास 3 करोड़ की गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं। जेसीबी का क्या मतलब है किसी भी आंदोलन में? वो क्या कोई मतलब सड़क की मरम्मत करने के लिए वो लोग निकले हैं? जेसीबी जैसा ये केवल शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिख रहा है, और आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने प्रस्ताव रखने का काम कम दिख रहा है। अजय, देखिए, सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उग्र प्रदर्शन, आम जनमानस को दिक्कतें होती हैं, सड़कें ब्लॉक हैं। हम जानते हैं कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते, पूरा हाईवे बंद किया हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से एमएसपी की आपने बात की, बिल्कुल 6% लोगों को देश के अंदर एमएसपी मिलता है, और उससे ज्यादा आज जिस तरीके से ई मार्केट, ई नाम के नाम से जोड़ दिया गया है, बाजार को खुला कर दिया गया है। किसान एमएसपी में क्यों बंधे जब किसानों को मार्केट में ज्यादा भाव मिलता है? हम जानते हैं, इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया था और एक बार फिर से देना चाहूंगा अजय। अगर आप मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदना चाहें तो उसका 2275 रुपए एमएसपी है, लेकिन आप मार्केट में अगर उसको बेचेंगे तो 2700 से 3000 रुपए उसका भाव मिलता है। तो आखिर वो किसान 2275 के भाव एमएसपी पर क्यों बेचेगा जब ओपन मार्केट में उसको ज्यादा भाव मिलता है? और ये सिर्फ गेहूं की बात नहीं है, चाहे आप सरसों की बात कीजिए, आप कपास की बात कीजिए, आप दलहन की बात कीजिए। दलहन के अंदर हम जानते हैं कि दलहन का हम लोग भारत को निर्यात करना पड़ता है सबसे ज्यादा, लेकिन आज वो देश के अंदर समय आ गया है जब आत्मनिर्भर दलहन के अंदर भारत बनता जा रहा है, और अब दलहन का निर्यात करने की स्थिति देश में पैदा हो रही है। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं पिछले 10 वर्षों में चलाई गई हैं। आज किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, उसकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, एमएसपी पर लगातार खरीद होती है, और सबसे ज्यादा फायदा तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है एमएसपी का। पूरी की पूरी खरीद जो है वो सरकार करती है। फायदा नहीं मिलता अनुज जी, फायदा नहीं मिलता, नुकसान होता है उनको। नुकसान ये होता है कि उनकी जमीन बंजर हो गई, उनको समझ में नहीं आता, उनके बच्चे ड्रग्स में फंसे हैं। चौथे दौर की जो वार्ता हुई थी, मैं खुद चंडीगढ़ में मौजूद था। किसानों ने इस बात को आकर मीडिया के सामने कहा था कि सरकार ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा है, हम उस पर विचार करेंगे, और ये उस प्रस्ताव पर वहां एक सहमति बनती हुई दिखाई दी थी। उस दिन उन्होंने समय लिया था, 2 दिन का समय लिया था कि हम अपने लोगों से बातचीत कर इसका आगे का फैसला लेंगे, और किसान इस बात से सहमत नजर आ रहे थे कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो पंजाब और हरियाणा किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज वहां फसल का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है, पानी जो है वो लगातार नीचे जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सिंचाई की व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बनने वाली है। ये एक आम किसान को ये बात समझनी होगी कि आने वाले समय में उनका आखिर भविष्य क्या होगा, और अगर आज वो समय रहते नहीं चेतेंगे, और आज सबसे बड़ी बात है कि आपको सरकार गारंटी दे रही है, 5 साल की गारंटी दे रही है कि एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से उनकी फसलों को खरीदा जाएगा। ऐसे में फिर भी सरकार के प्रस्ताव को ना मानना और अपनी जिदों पर अड़े रहना, उग्र प्रदर्शन करना, ये समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और दूसरी बात, देश के बाकी किसान संगठन आज साथ नहीं खड़े हैं पंजाब के इन किसानों के साथ। ऐसे में किसानों को यह बात समझनी होगी कि क्या ये राजनीति कर रहे हैं या फिर किसान का हित चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अनुज, ये जब आपको ये बात समझ में आ रही है, हालांकि हम जैसे लोग जो कि सर्विस सेक्टर में हैं, बहुत ज्यादा खेती से हमारा संबंध नहीं है, फिर भी हमें ये बात पता है कि अगर हम धान की खेती करते हैं या फिर गन्ने की खेती करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। 1 किलो चीनी उत्पादन करने के लिए आप ज्यादा बता सकते हैं, शायद 140-150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इसी तरह से 1 केजी अगर आप धान या चावल उगाते हैं तो चावल के लिए 150 लीटर कितने ज्यादा लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चीन जैसा बड़ा देश अपने यहां चावल उगाता ही नहीं है, कहता है भाई भारत एक बार उगाए और मैं उसको इंपोर्ट कर लूं, यानी वो हमारे देश का पानी इंपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के 4% का पानी हम लोग लेकर के और गन्ने और गेहूं में और धान में फंसे हुए हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जाते नहीं हैं।
अपने जमीन को बंजर बना रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम किसानों के कल्याण के लिए सरकार के सामने आकर के मांगे कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि चीजें क्या रही। लोग समझना नहीं चाहते हैं या जानबूझ करके न समझने का नाटक कर रहे हैं? अजय, आपने बहुत सही सवाल उठाया और ये किसानों को और सब लोगों को इस बात को समझना होगा। 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने के लिए, 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 100 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो इलाके हैं जहां आज पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। 150 फीट, 180 फीट और कुछ इलाकों में तो 300 फीट पानी जा चुका है। और जबकि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाके हैं अजय जहां सबसे ज्यादा पानी है। हम जानते हैं कि यमुना, गंगा का जो पूरा इलाका है, ये दोआब का इलाका इसको बोला जाता है और सब फसल के लिए सबसे अच्छा इलाका इस इलाके को माना जाता है। और ये लोग बोलेंगे कि हमें बिजली फ्री दीजिए जिससे हम पानी 300 फीट से निकाल पाए, बिजली भी फ्री दीजिए उसके बाद। अगर आज यहां ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, लगातार गेहूं, धान और गन्ने की खेती करने से पानी का स्तर किस स्तर तक पहुंचेगा। बहुत बड़ी चुनौती भविष्य में बनेगी इन किसानों के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप सिर्फ जायज जो मांगे हैं, आप देखिए बिजली का, आप कहते हैं कि बिजली का जो मीटर है उनको हटा लीजिए, आप कहते हैं कि WTO से जो व्यापार है उसको आप बाहर कर दीजिए, आप कहते हैं पराली, जो NGT ने कानून बनाया, कहते हैं कि हम तो पराली जलाएंगे, पराली, क्योंकि पराली कोई समाधान नहीं हो सकता। हम जानते हैं दिल्ली और NCR किस तरीके से धुएं में घुट जाता है जब धान की खेती के बाद पराली को जलाया जाता है। तो क्या किसानों को इन बातों को नहीं समझना चाहिए कि देश हित के लिए किसानों को भी आगे आना पड़ेगा? पराली जलाने का क्यों, आखिर वो क्यों चाहते हैं कि पराली जलाई जाए और उसको NGT के जो कानून है उससे बाहर निकाला जाए? ये कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। किसानों को बड़े दिल से सोचना होगा, बड़े दिल से आगे आना होगा। सिर्फ किसान ही नहीं, एक आम आदमी का भी जीवन बहुत मायने रखता है। उसको प्रदूषण से मुक्त कराना है। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी जो खेती करेंगी, उनके सामने आज हम क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, उन चुनौतियों से भी निपटना सरकार और किसान दोनों की जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पे भविष्य को देखते हुए जो लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार फैसले ले रही है, उनके साथ आज चलना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। कहीं बाढ़ ज्यादा आती है, कहीं बारिश ज्यादा आती है, कहीं सूखा पड़ता है। तो ये इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाना, छोटे किसान को आगे बढ़ाना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। किसानों को बातचीत करने के लिए आगे आना होगा। एक और बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। कृषि तो केवल केंद्र का विषय नहीं है, राज्यों का भी विषय है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। राज्य सरकारों के पास किसान क्यों नहीं जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के? किसानों, राज्य सरकार के पास भी पैसे होते हैं, वो अपने यहां जैसे आप FRP होता है गन्ने पे, MSP की जगह FRP पे खरीदारी करवाएं अपने फसलों की। क्यों नहीं जाते हैं राज्य सरकारों के पास, पंजाब के पास, हरियाणा के पास? क्यों केंद्र के पास आना चाह रहे हैं लोग? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों के अंदर इतना पैसा किसानों को दिया गया है। 1.25 लाख करोड़ का बजट है अजय, आज 1.25 लाख करोड़ का। आप ऋण लेने जाइए, आपको KCC के माध्यम से सबसे सस्ता ऋण मिलता है किसानों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य सरकारों के ऊपर किसान दबाव क्यों नहीं बनाते? आप पंजाब से चलकर आप दिल्ली की तरफ कूच कर पूरी अस्त व्यस्त कर देना चाहते हैं ताने बाने को। आप पंजाब सरकार से क्यों नहीं मांगना चाहते? हम इस बात का आपको उदाहरण देंगे। कई ऐसे राज्य हैं, केरल भी एक ऐसा राज्य है जिसने वहां की फसलों पर, यहां तक कि वहां की कुछ ऐसी सब्जियां हैं, वहां की सब्जियों पर MSP जारी किया हुआ है। तो आखिर ये किसान जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं और एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, और वो भी इस बात को कहने में अब कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनावों के समय में सबसे बड़ी बात अजय ये है कि जब चुनाव का समय आता है तो ऐसे में ही किसानों के हित कैसे याद आते हैं किसान संगठनों को? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? कुछ दिन की पहले की बात है, पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो जब वहां पर गए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसान संगठनों को आक्रोशित करने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि आइए आप दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए। क्या ये विपक्ष की राजनीति है? क्या विपक्ष को भी ऐसे गंभीर विषयों पर, गंभीर मुद्दों पर क्या साथ नहीं चलना चाहिए सरकार के? सबसे बड़ी बात है कि आखिर विपक्ष भी इन किसान संगठनों को क्यों उग्र करना चाहता है? सबसे बड़ी बात यही है कि पंजाब सरकार अगर उनकी बात को नहीं मानती तो आगे बढ़ना चाहिए था। सबसे पहली मांग तो आपको अपनी राज्य सरकार से करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के हक और किसानों के हितों के लिए फैसले लिए हैं। बार बार चौथे दौर की बात मैं बताता हूं समस्या क्या है। आपको बताऊं, किसान संगठन खुद ही उठ के चले गए थे, अनुज, चले गए थे। समस्या ये है कि अगर ये राज्य सरकार के पास जाते हैं
तो उनको वहां पर समाधान मिलेगा ही नहीं। ये बात है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के खुद के खजाने में वो पैसा नहीं है कि वो अपने बेसिक्स को देख पाए, अपनी पेंशन और सैलरीज दे पाए। वो किसानों का हित क्या करेंगे? समाधान उनके पास है ही नहीं, इसलिए पंजाब लोग नहीं जा रहे हैं। इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और देश को समझना होगा इस बात को। अजय, सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की मांगों को पूरा भी केंद्र सरकार करती है। किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं भी केंद्र सरकार चलाती है। किसानों का जो उत्थान हुआ है पिछले दिनों में, जो किसानों की तकदीर और तस्वीर बदली है, वो भी केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से बदली है। आज हम जानते हैं कि देश के अंदर जब सूखा पड़ता है, बिजली गिरती है, बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो उसका फसल बीमा योजना का पैसा आज किसानों को मिलता है, चाहे उसकी फसल प्राकृतिक रूप से किसी भी तरीके से बर्बाद हो। आज इतना बड़ा सुरक्षा कवच किसानों को केंद्र सरकार ने दिया है, उसके बावजूद भी अपनी जिदों पर अड़े रहना। एमएसपी समस्याओं का समाधान नहीं है। किसान का फायदा एमएसपी में नहीं है, किसान का फायदा खुले बाजार में है। ये हम और आप नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, कृषि एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं। कई रिपोर्ट ऐसी आ चुकी है कि एमएसपी तो सिर्फ किसान उसमें बंधना क्यों चाहते हैं। एमएसपी से ऊपर मार्केट आज खुला हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से भंडारण की अब क्षमताएं देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसान को जरूरी नहीं है कि आज ही अपनी फसल को बेचना है। 3.5 गुना अनुज, आपको भी आंकड़ा पता होगा कि जितना हमें बफर स्टॉक चाहिए उससे 3.5 गुना ज्यादा अनाज हमारे पास पड़ा हुआ है। इसीलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी अन्न की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला पा रहे हैं। पूरी दुनिया जा रही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड प्रोसेसिंग और अपने एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की, आधुनिक बनाने की। ये लोग अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने किसानी को, अपनी खेती को, अपने बच्चों को पीछे ले जाने पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात बिल्कुल अजय यही है कि आज देश के अंदर रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। आज देश सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, आज एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जब विदेशों के अंदर जब कोई स्थिति पैदा होती है, युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, हम जानते हैं यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था और इजराइल का, उसके बाद देश के अंदर खाद्यान्न की कमी पड़ी थी और देश भारत खड़ा था दुनिया के साथ उस समय जब यहां से लाखों टन जो गेहूं है विदेशों को एक्सपोर्ट किया गया। आज मोदी सरकार के अंदर किसानों की एक वो तस्वीर बन रही है और ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके से धरने प्रदर्शन करके माहौल को बिगाड़ा जाए। ये कोई, देखिए, ये देश का किसान नहीं है, ये सिर्फ एक इलाके का किसान है। एक इलाके की क्या समस्याएं हैं, क्या राजनीति है, ये तो निश्चित तौर पर समय इस बात को बताएगा, लेकिन किसानों का भला पिछले 10 वर्षों में हुआ है, वो जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें अपने दर्शकों को और किसानों को बतानी है, एमएसपी जब लागू की गई थी, एमएसपी की शुरुआत की गई थी जब देश के हालात कुछ और थे, जब हमें खाद्यान्न के सभी चीजें हमें आयात करनी पड़ती थी, तब एमएसपी लागू हुआ था। और आज एमएसपी की जरूरत नहीं है। आज एमएसपी नहीं, खुले बाजार आपके लिए उपलब्ध है, किसानों के लिए उपलब्ध है। आपका चावल, एमएसपी रिफॉर्म किया जाना चाहिए अनुज, हम तो ये कहते हैं एमएसपी रिफॉर्म किया जाना चाहिए। श्री अन्न के ऊपर एमएसपी दीजिए, सब्जियों के ऊपर एमएसपी दीजिए, जिसकी जरूरत है, जो किसान की आमदनी को बढ़ा सकता है उसकी गारंटी दीजिए। बाकी हमारे देश में वाटर लेवल डिप्लीट करने वाले क्रॉप्स की एमएसपी खत्म की जानी चाहिए। अब तो यह मांग उठनी चाहिए, देश भर के किसानों से यह मांग उठनी चाहिए। भाई, अगर केरल और तमिलनाडु के किसानों के लिए केले के ऊपर मॉडल बन सकता है तो पंजाब वाले अपना मॉडल क्यों नहीं खोजते हैं? वो पराली जला जला के एक नया मॉडल दे रहे हैं पूरी दुनिया को। और देखिए, मैं एक बात इसमें आपके साथ एक बात और जोड़ देना चाहता हूं अजय। पंजाब के चावल, जो बासमती चावल है, आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। वहां का गेहूं मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड। और ये तो अखबारों की सुर्खियां रही हैं। हमने देखा है कि सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब के अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जानते हैं कि अभी पिछले साल की हम बात बताएं तो कंटेनर, भरे हुए कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पर खड़े थे। और सबसे ज्यादा पंजाब का जो चावल है, बासमती चावल, वो ईरान खरीदता था। ईरान ने लेने से मना कर दिया। क्या ये बात नहीं समझनी चाहिए क्या पंजाब के किसानों को? आपको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना है। और क्या इसके पीछे ये कारण नहीं है कि आपका जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका चावल नहीं बिक रहा है तो आप उस चावल को एमएसपी पर सरकार को दे दीजिए और सरकार फिर देश के लोगों को उस चावल को दे। क्यों ऐसा खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्यों अपनी क्रॉप की क्वालिटी को नहीं सुधारना चाहते हैं पंजाब के किसान? इस बात को समझना होगा। अनुज, ये बताइए कि अब किसानों ने जब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और दिल्ली चलो, मतलब एक बहुत बड़ा नारा दिया गया था आजादी के समय, दिल्ली चलो, आज हमें सुनाई दे रहा है दिल्ली चलो। समझ में नहीं आता है कि लोग कहां जा रहे हैं।
अभी क्या स्थिति है? दिल्ली चलो वाला जो फॉर्मूला है वो लोग लेकर के कहाँ तक बढ़े हैं और क्या स्थिति है जहां आप हैं? ताजा स्थिति थोड़ा बताएं। देखिए, पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर अंबाला के पास जो है किसान वहां पर हैं। वहां हालांकि सुरक्षा के इंतजाम है, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से भी नाराजगी जताई है। एक चिट्ठी लिखी है पंजाब सरकार को कि आपने पंजाब से हरियाणा की तरफ किसानों को आखिर आगे क्यों बढ़ने दिया, आपकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन जब हरियाणा के अंदर घुसने की कोशिश की है, वहां पूरी बैरिकेडिंग की हुई है और किसानों को वहां रोकने की पूरी कोशिश पुलिस ने की है। अभी तक आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब किसान उग्र हो जाते हैं, खेतों की तरफ से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में बल का उपयोग करना पड़ता है। तो जिन जेसीबीज को सीज करने का जिन जेसीबीज को सीज करने का आदेश डीजीपी ने एसपी को दिया था, उस पर कुछ अमल हुआ या अभी भी लोग जेसीबी पर लद करके 25-30 लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं? देखिए, बॉर्डर पे तो जो जेसीबी खड़ी थी वो अभी भी वहां दिखाई दे रही हैं। ट्रैक्टरों के अंदर कुछ इस तरीके से अलग से कीले और लोहे के सरिये उन्होंने ऐसे लगाए हैं जैसे वो पुलिस की गाड़ियों को भेजते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह की मानसिकता और इस तरह की सोच जो किसानों ने अपनाई है, ये पहली बार देखने को मिली है कि ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कर दिया है। जेसीबी को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप टकराव चाहते हैं अपने ही देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ, अपने ही देश के जवानों के साथ? अरे, सबसे बड़ा नारा एक समय में लगता था जय जवान और जय किसान, और आज किसान जवान के साथ लड़ना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नारा दिया है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से विज्ञान के माध्यम से आज कृषि को बदला जा रहा है, अनुसंधान के माध्यम से कृषि को बदला जा रहा है। और जो किसान संगठन आज धरने पर बैठे हैं, वो जवानों से टकराव करने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या ये एक सभ्य समाज और सभ्य किसान की बात हो सकती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल आज देश की जनता, वो जनता पूछ रही है जो आज अपने घरों से निकलकर जहां वो जाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1 घंटे का रास्ता 4-4 घंटों में लोगों को तय करना पड़ रहा है। चाहे आप दिल्ली की सीमाओं की बात करें या बाकी जगहों की। एक और सवाल उठाते हैं। ये मुद्दा न केवल छात्रों का है जो सीबीएसई की परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ राज्यों का है जिनकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। अभी इस वक्त इतना अच्छा मौसम है, पूरा हिमाचल, पूरा जम्मू कश्मीर, जहां पर पूरा का पूरा टूरिज्म इस वक्त आगे जाता था। और मुझे रोकना पड़ेगा अनुज, मुझे जाना पड़ेगा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रविशंकर प्रसाद इस वक्त संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। नमस्ते, आपको सुबह सुबह कष्ट दिया इसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विषय थे जिस पर हमने कहा कि कुछ टिप्पणी करनी बहुत जरूरी है। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले ही दे देना चाहते हैं कि आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो दूसरी बात कहनी है कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसके के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। What is emerging thereafter about the patent assault, humiliating treatment, sexual assault of women is a shame on our society and democracy. ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं। क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे शुभेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गईं, उन्होंने उनको कन्फर्म किया।
मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया है और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है। वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी, और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चितकाल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया। जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है कि आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है। कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। हम वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए? वो खेती में धान उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, सब में पानी छोड़ करके कहा यही मछली पालो। पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया। तो जमीन का कब्जा करना, उनको बेदखल करना, महिलाओं की आबरू लूटना। और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है? आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है। और ममता जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ममता जी, आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी। ममता जी विल हैव टू पे फॉर इट। और हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहां जाकर के। पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसी संबंध में हमको एक बात और कहनी है, बाकी पार्टियां खामोश क्यों हैं? कल मैंने सुना है कि सीपीएम की एक नेत्री घूमने गई है, लेकिन सीपीएम ने अभी तक औपचारिक विरोध नहीं किया है, पब्लिक कमेंट नहीं किया है। राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं, खामोश हैं। चंडीगढ़ की एक घटना हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, दैट इज क्लोज चैप्टर, लेकिन उस पर सब कोरस में भाषण दे रहे हैं। आप देख लीजिए, आज अखबारों में चंडीगढ़ के डेवलपमेंट पर सबों की टिप्पणी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में सोनाखाली में माताएं, बेटियां, बहनें उनकी आबरू लूट रही, इस पर सभी खामोश हैं। तो ये क्या मतलब है इसका? हम इस विषय को उठाना चाह रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि भाजपा लोकतांत्रिक है, भाजपा में लोग सुरक्षित नहीं है। आज आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार के पूरे पुलिसिया ताकत से उनको दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी खामोश है, सोनिया गांधी खामोश है, ममता जी का मैंने बताया था, वामपंथी खामोश है, महान विभूति अरविंद केजरीवाल खामोश है। तो ये है इनके दोहरे मानदंड। द sheer hypocrisy and utter double standard of these opposition parties is self-evident. ये क्या नारी की बात करेंगे? और हमें गर्व है कि हमारी सरकार जब बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
नारी सम्मान की बात करती है, तो करके दिखाते हैं। लेकिन इनकी करने की बात तो दूर, एक टिप्पणी भी नहीं है कि हम संदेश खाली में जो हो रहा है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, हमें लज्जा हो रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की। तो इसे क्या कहा जाए? बीजेपी सारे बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक सवाल करना चाहती है, आप क्यों खामोश हैं? क्यों खामोश हैं? क्या देश की संदेश खाली की बहनों माताओं की इज्जत का कोई आपके लिए पैमाना नहीं है क्या? ये उठाना चाहेंगे। वैसे मित्रों, मैं एक बात आपसे और कहूंगा, ये वोट के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। याद होगा ना, 3 तलाक पर भी खामोश थे लोग, सबों ने मिलकर विरोध किया था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैंने ही उस समय कानून मंत्री के रूप में इस बिल को लाया था। ये सभी खामोश थे। क्या सोनिया गांधी, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या उनकी सारी महिला नेत्रियां, सब। और आज भी वही हाल है। तो क्या मतलब है इसका? तो अगर वोट का सवाल आएगा तो महिला की इज्जत भी तिलांजलि दे दी जाएगी, चाहे वो तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दी जाए या संदेश खाली में अपनी इज्जत आबरू लुटने पर भी चुप रहेंगे। इससे बड़े शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या? तो इसके हम भर्त्सना करते हैं। मित्रों, मैं राहुल गांधी पर यहां बहुत बोल चुका हूं, लेकिन आज मुझे बोलने की इच्छा हो रही है। राहुल गांधी इस देश को समझते क्या है? अपने अहंकार के सामने देश को कुछ नहीं समझते हैं क्या? देश के लोगों को कुछ नहीं समझते हैं क्या? उनको एक फ्री पास मिला हुआ है देश को शर्मसार करने का। वो बिहार से चंदौली में घुसे थे, उनकी एक टिप्पणी आप लोगों ने दिखाई थी ना कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो क्या हुआ? वहां कोई गरीब था, वहां कोई किसान था, वहां कोई चाय वाला था, वहां खाली अडानी और अंबानी बैठे हुए थे। ये उनके कमेंट है। राहुल गांधी, प्रभु राम को इंसल्ट करना बंद करिए। अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि हजारों की संख्या में देश के साथ जहां पर और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, जहां पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता के बाद तस्वीरों के लिए सामने आए। और अब आप जैसा कि जानते हैं कि रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत 2 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं। आज सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया गया और द्विपक्षीय वार्ता काफ़ी अहम। उससे पहले उन्होंने बयान में कहा कि वो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। ग्रीस में अभी आर्थिक मोर्चे पर बड़ी समस्याएं हैं और दोनों देशों के बीच में व्यापारिक जो संबंध हैं वो थोड़ा सा बेहतर होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं। आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा ग्रीस आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, और जैसे ही प्रेस वार्ता होगी, संयुक्त वक्तव्य, उस पर भी हम आपको लिए चलेंगे। वापस आपको लिए चलते हैं बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो रविशंकर प्रसाद जी अभी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। I think the local BJP has clearly clarified that। ये उन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा तो गलत बात है, हम भी उसे एसोसिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम पुलिस की जाति का विरोध भी कसकर करते हैं। क्लियर?
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन और भू खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर न जा सकें। यही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। यह भी कहा कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। चलिए एक छोटा सा इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।